महानगरी मुंबई की भीड़-भाड़ और भागदौड़ वाली दुनिया के बीच कुलाबा में पुराने जमाने की मोहकता अब भी बरकरार है। यहाँ तथा अलीबाग स्थित वेधशालाओं ने पिछली 2 सदियों से जो संपन्न विरासत संजोई है, वो दुनिया के सारे भूचुंबकत्वविदों को प्रेरित करती है। इस दोहरी वेधशाला के वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक महत्व की बराबरी और कोई नहीं कर पाया है। पृथ्वी, सूर्य और इन दोनों के बीच के अंतरिक्ष का अध्ययन करने में एक साधारण चुंबक की भेदन क्षमता से वैज्ञानिक भी आकर्षित और अचंभित होते रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा चुंबक ब्रह्मांड के रहस्य खोलने में हमारी मदद करता है। चुंबकों का दिशा सूचक गुण सबसे पहले चीनी लोगों ने पहचाना और बाद में 1576 में रॉबर्ट नॉर्मैन द्वारा की गई इंक्लिनेशन खोज से पता चला कि चुंबक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रभाव देते हैं। सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने अपनी उल्लेखनीय पुस्तक डी मैग्नेट में चुंबकीय सुई के नैदानिक गुण की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि पृथ्वी अपने आप में एक विशाल चुंबक है। ये भी पाया गया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की दिशा भौगोलिक ध्रुवों के परिप्रेक्ष्य में बदलती रही है। इन दोनों के बीच के कोण को दिक्पात कहते हैं। कंपास का उपयोग करने वाले इस कोण से अनजान थे, जिसकी वजह से वे अपने निर्धारित पथ से भटक जाते थे। इस कारण एडमंड हेली ने सन 1701 में प्रशांत महासागर का पहला डेक्लिनेशन सर्वे किया। क्या अरब सागर और भारतीय उपमहाद्वीपों में चुंबकीय बदलाव आए थे? आइए अब हम 19वीं सदी के उस मुंबई की ओर चलते हैं जो 7 द्वीपों में फैला था। ब्रिटिश राज का ये एक मुख्य बंदरगाह था, जिसके लिए सन 1823 में मौसम वैज्ञानिक वेधशाला स्थापित करने हेतु कुलाबा का चयन हुआ। इस वेधशाला में समय और मौसम संबंधी आंकड़े प्राप्त होते थे, जिनका उपयोग समुद्री व्यापार में होना था। ब्रिटिश शासन ने यमन के अदन शहर में एक चुंबकीय वेधशाला स्थापित करने की योजना भी बनाई थी। मेरे विचार से भारतीय समाज के लिए यह सौभाग्य ही था कि शासन के नियंत्रण से परे कुछ कारणों से ये वेधशाला कुलाबा में स्थानांतरित कर दी गई। क्योंकि तब ज्यादातर मौसम बुलेटिन यहीं से प्रकाशित होते थे, इसलिए महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर नानाभाई मूस भूचुंबकविद के आगमन तक इस वेधशाला को कुलाबा मौसम वेधशाला के नाम से जाना जाता था। कुलाबा में पहले चुंबकीय प्रेक्षण सन 1841 में लिए गए और लंबे समय तक जारी रहे। लेकिन सन 1900 ईस्वी में कुलाबा में घोड़े से चलने वाली ट्रामों की जगह विद्युत चालित ट्राम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे चुंबकीय लेखनों की सटीकता को खतरा उत्पन्न हो गया। इन लेखनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कुलाबा की ही तरह चुंबकीय स्थितियों वाले अन्य स्थान की खोज करने की जरूरत पड़ी। ये काम पहले भारतीय निदेशक डॉक्टर मूस के नेतृत्व में पूरा किया गया और अलीबाग का रुख किया और इस बात पर जोर दिया कि कुलाबा और अलीबाग में एक साथ चुंबकीय अभिलेखन लिए जाएं। सन 1906 तक उन्हें जल्दी ही ये पता चल गया कि दोनों स्थानों पर ये अभिलेखन समान थे और इसलिए ये संभव माना गया कि कुलाबा वेधशाला बंद कर दी जाए और निरंतरता के लिए उसके प्रचालन अलीबाग स्थानांतरित किए जाएं। सन 1971 में भारत सरकार ने कुलाबा अलीबाग वेधशाला को स्वायत्त दर्जा दिया। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जिसे भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान नाम दिया गया और इसे भूचुंबकत्व एवं संबद्ध क्षेत्रों में शोध का कार्य सौंपा गया। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान या IIG कुलाबा अलीबाग वेधशालाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन भूचुंबकीय बल की उत्पत्ति कैसे और कब हुई? आइए हम जरा शुरू से इस पर गौर करते हैं।
पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय कई तत्वों और यौगिकों वाला एक गैस का गोला थी। जैसे जैसे ये ठंडी हुई, इसकी अलग अलग परतें बनती चली गईं, जिनमें से हर एक की संरचना भिन्न थी। हर एक परत का तापमान और दबाव अलग था। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है, तो साथ में इसकी परतें भी घूमती हैं, लेकिन अलग अलग दरों पर। कोरमेंटल सीमा पर इलेक्ट्रॉनों की हलचल से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घूमती धारा से डायनमो का गठन हुआ, जिससे चुंबकीय बल निकलता है। इसे जियो डायनमो कहते हैं। और जैसे कि हम दूसरे चुंबकों को देखते हैं, इसके भी चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इससे चुंबकीय बल निकलता है, जो समय के साथ साथ एवं ध्रुवों से विषुववर्त तक की दूरी के आधार पर भिन्न होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर यदि सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये रेखाएं एकदम सममित होती। सूर्य के आवेशित कण क्षेत्र रेखाओं को एक तरफ से दबाते हैं और दूसरी तरफ उसे विस्तारित करते हैं। सूर्य से लाखों टन पदार्थ बाहर निकलता रहता है। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इसमें से कुछ पृथ्वी की ओर बढ़ता है और विशाल मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा जगह ले लेता है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर सकता है। और इन सभी अत्यधिक ऊर्जित कणों से जो पृथ्वी को बचाता है, वो निसंदेह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ही है। पृथ्वी की तरह वायुमंडल की भी भिन्न परतें हैं, जो एक दूसरे से गतिकीय रूप से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी के भीतरी क्षेत्र की तरह विद्युत धाराएं वायुमंडलीय क्षेत्र तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच के अंतरिक्ष में भी उत्पन्न होती हैं। इन परतों में होने वाले बदलाव चुंबकीय वेधशालाओं में दर्ज किए जाते हैं। पृथ्वी का लगभग 90-95% चुंबकीय क्षेत्र इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जो दीर्घकालिक होता है, जबकि इसका सौर घटक अल्पकालिक ही होता है। इस तरह से ये अल्प एवं दीर्घकालिक घटकों के बीच की एक गतिविधि है, जो प्रेक्षित भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में प्रकट होती है। वेधशालाएं पृथ्वी और सूर्य के चुंबकत्व को आखिर किस तरह से मापती हैं? मापन के लिए दो प्रकार के चुंबकीय आंकड़े होते हैं। किसी तय स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय बल का निरपेक्ष मान और किसी तय स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व में कोई परिवर्तन या असंगतियां। इसे मापने के लिए फ्लक्स गेज चुंबकत्व मापी सबसे बुनियादी उपकरण है। इन क्षेत्र परिवर्तनों का अभिलेखन और अध्ययन करने के लिए IIG ने देश के सभी भागों में चुंबकीय वेधशालाएं स्थापित की हैं। भूकंपीय हलचल पर नजर रखने हेतु शिलांग, सिलचर, राजकोट, पोर्ट ब्लेयर में वेधशालाएं स्थापित की गईं। गुलमर्ग, जयपुर, नागपुर, विशाखापट्टनम और पौंडीचेरी स्थित वेधशालाएं विभिन्न अंतरिक्ष एवं भूचुंबकीय सक्रियताओं का अध्ययन करने हेतु अलग अलग अवधियों में स्थापित की गईं। अंतरिक्ष संबंधी सभी घटनाओं के अध्ययन के लिए त्रिवेंद्रम चुंबकीय वेधशाला तिरुनेलवेली में स्थानांतरित की गई। MF रडार एवं अन्य तकनीकों से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए IIG की कोल्हापुर इकाई शुरू की गई। SQ धारा प्रणाली में देशांतर भिन्नताओं को समझने के लिए इलाहाबाद चुंबकीय वेधशाला स्थापित की गई। सभी वेधशालाओं में अभिलेखित चुंबकीय आंकड़े IIG में स्थापित विश्व आंकड़ा केंद्र के जरिए वैश्विक रूप से संग्रहित एवं प्रेषित किए जाते हैं और ये दक्षिण एशिया में ऐसा एकमात्र केंद्र है। कुलाबा अलीबाग का संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र आंकड़ा समूह विश्व की अनूठी धरोहरों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा निर्बाध आंकड़ा समूह है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के धीरे धीरे बदलने वाले भाग पर प्रकाश डालता है। लगभग 2 सदियों के चुंबकीय आंकड़ों से भूचुंबकीय तत्वों पर मौसमी, आवधिक एवं सूर्य कलंक प्रभावों का पता चलता है और निरपेक्ष परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि एवं ह्रास दर्शाता है। चुंबकीय वेधशालाओं के समूह से सौर शांति एवं EEJ धाराओं के तंत्र एवं प्रभावों को समझने में मदद मिलती है। आधुनिक समाज दिन ब दिन अंतरिक्ष आधारित सुविधाओं पर आश्रित होता जा रहा है। हमारा नेविगेशन,
सैटेलाइट संचार, संसाधन सर्वेक्षण, हमारा मोबाइल नेटवर्क, सभी कुछ। हम आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं और इसी वजह से विज्ञान की एक नई शाखा ने जन्म लिया है जिसे अंतरिक्ष मौसम कहते हैं। अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले चुंबकीय तूफान चुंबक मंडल में आकार लेते हैं और जीवन एवं प्रौद्योगिक साधनों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, अशांत अंतरिक्ष प्रक्रियाएं चुंबक लेखों में दर्ज की जाती हैं और शांत स्थितियां नीचे दर्शाए अनुसार दर्ज की जाती हैं। प्रौद्योगिक उन्नति ने समाज पर अंतरिक्ष मौसम से खतरा पैदा कर दिया है। अंतरिक्ष मौसम का प्रभाव सिर्फ उच्च अक्षांश के देशों पर ही नहीं, बल्कि भारत जैसे मध्य अक्षांश के देशों पर भी पड़ता है। IIG अंतरिक्ष के अंधकारमय क्षेत्रों में होने वाले बदलावों पर नजर रखने के पूरे प्रयास कर रहा है। विश्व में अंतरिक्ष मौसम के अध्ययनों को एक नया बल तब मिला जब IIG के वैज्ञानिकों ने चुंबक मंडल और आयनोस्फीयर के जरिए अंतरिक्ष और वायुमंडल का परस्पर संबंध स्थापित किया। IIG चुंबकीय आंकड़ों के अपने अनूठे खजाने के उपयोग से सांख्यिक अनुकरण कोड विकसित कर रहा है, जिससे चुंबक सीमा पर सौर, पवन एवं चुंबक मंडल के बीच ऊर्जा, संवेग एवं द्रव्य की प्रक्रियाओं तथा चुंबक मंडल में उनके परिगमन को समझने में मदद मिलेगी। IIG में HPC सुविधा में अनुकरण अध्ययनों का उपयोग किया जा रहा है ताकि चुंबकीय तूफानों, चुंबक मंडल, आयनोस्फीयर, चुंबकीय स्पंदनों के उत्पत्ति तंत्र और निम्न अक्षांशों में उनके प्रसार, सूर्य कलंक चक्र अवधि, जियोडायनमो धाराओं की उत्पत्ति, चुंबकीय उत्क्रमणों, जलवायु प्रतिरूपों इत्यादि को विस्तार से समझा जा सके। संवाहक परतें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आकर्षित करती हैं और प्रतिरोधक परतें अपकर्षित करती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारे ग्रह की आंतरिक संरचना को उजागर करती हैं, जिससे संरचनात्मक रूप से क्षीण एवं खनिजीकृत क्षेत्रों को समझने के संकेत मिलते हैं। दरअसल IIG के वैज्ञानिक भारत और समीपी क्षेत्रों की चुंबकीय एवं गुरुत्व असंगतियों का मानचित्रण कर रहे हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक एवं भूविवर्तनिक विशेषताओं को उजागर किया जा सकेगा। IIG के वैज्ञानिक चुंबकीय खनिजों का अध्ययन भूपटल हलचलों, जलवायु एवं पर्यावरण में बदलावों, समुद्री सतह में बदलावों के अलावा भूक्षरण एवं तलछटों के निक्षेपण से संबंधित तटीय प्रक्रियाओं, भूकंपों के बीच मध्यांतर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बदलावों, पूरा चुंबकत्व और अन्य कई पहलुओं के लिए करते हैं। प्रतिरोधकता सर्वेक्षणों से तटों पर स्थित शुद्ध जल में समुद्री जल के अंतर्वेधन को समझने में मदद मिली है। GPS का उपयोग आमतौर पर किसी शहर या नगर की खोज खबर के लिए होता है, लेकिन भूचुंबकत्व वैज्ञानिक इसका उपयोग अलग ही कामों में करते हैं। IIG का वैज्ञानिक दल एक GPS सेंसर लगाने हेतु क्षेत्र दौरे के लिए तैयार है, जिससे सैटेलाइट के आंकड़े प्राप्त होंगे। इन आंकड़ों का उपयोग आयन मंडल के घनत्व तथा संरचनात्मक बदलाव पर नजर रखने में किया जाएगा। GPS के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग में पृथ्वी की विभिन्न सतहों एवं उपसतही इकाइयों की हलचल पर नजर रखना भी शामिल है। पृथ्वी और अंतरिक्ष के आंकड़ों की लंबी श्रृंखलाओं के अध्ययनों से पता चला है कि चुंबक मंडल, आयन मंडल, स्थल मंडल और मैग्मा मंडल एक दूसरे से गतिकीय रूप से जुड़े हुए हैं। इस जानकारी से हमें भूकंप सक्रियता के आसपास की प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। अध्ययन के इस रोचक क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरा IIG के शिलांग स्थित शिलांग भूभौतिकीय अनुसंधान केंद्र का रुख करते हैं। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग एक भूकंप संभावित क्षेत्र है। शिलांग के आसपास घुमावदार पर्वत क्षेत्र भूकंपीय हलचल का संकेत देते हैं, जो कि यहाँ हमेशा होती रहती है। यहाँ का सक्रिय भ्रंश शिलांग के पास की डॉकी नदी को एक रैखिक पथ पर धकेलता है।
इस क्षेत्र में आड़ी तिरछी दरारों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में यहाँ बहुत अधिक विवर्तनिक सक्रियता थी। भूभौतिकीय अनुसंधान केंद्र की वेधशाला इस भ्रंश के पास ही स्थित है, जहां प्रतिबल बढ़ने के कारण उसे चुंबकीय अभिलेखनों में संभवतः दर्ज किया जा सकता है। शिलांग एवं उसके आसपास भूविवर्तनिक हलचल के कारण हुए गतिकीय बदलावों को समझने के लिए लेम परियोजना के तहत यहाँ पर व्यापक बहुआयामी भूभौतिकीय अध्ययन शुरू किए गए हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि भूकंप आने पर क्या होता है और फिर भूकंप आने के तुरंत बाद क्या होता है। स्थलमंडलीय क्षेत्रों से निकलने वाली कुछ ऊर्जा का आयनमंडल या वायुमंडल पर क्या प्रभाव होता है और भूकंप का स्थलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूकंप के केंद्र के पास उदग्र सतही हलचल से वायुमंडल डोलता है, जिससे ध्वनिक तरंगे पैदा होती हैं, जो आयन मंडलीय घटकों के पुनर्गठन के जरिए प्लाज्मा अवक्षय पैदा करती हैं। इस तरह से भूकंप पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र दोनों में अपने चिन्ह छोड़ जाता है। IIG के विविध भूकंप वैज्ञानिक, ऊपरी वायुमंडल एवं आयन मंडल वैज्ञानिक अपनी विशेषज्ञता के तालमेल से भूकंप के पूर्वानुमानों के क्षेत्र में कार्यरत हैं। क्योंकि हम अंतरिक्ष भौतिकी को समझते हैं, इसलिए हमें वायुमंडलीय भौतिकी, भूभौतिकी और भूगर्भ भौतिकी की भी जानकारी है, जबकि अन्य संस्थान इनमें से किसी एक क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। लेकिन हम अपने आप को इन सभी क्षेत्रों के बीच पाते हैं। मुझे लगता है कि समन्वित भूकंप पूर्वेक्षक संकेत प्रणाली का विकास तथा सूर्य प्रक्रियाओं, निचले वायुमंडल एवं आयन मंडल की प्रक्रियाओं के प्रेरकों को उजागर करने से जलवायु परिवर्तन और उसकी परिवर्तनशीलता को समझने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर इन दो क्षेत्रों में अध्ययन पूरा हो तो ये भारतीय एवं विश्व विज्ञान में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान होगा। IIG हमेशा से अपने नियमित कार्यों के अलावा विज्ञान के अज्ञात पहलुओं को उजागर करने में अग्रसर रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाओं की समझ के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसने पृथ्वी के सर्वाधिक निर्जन और रहस्यमय स्थान अंटार्कटिका स्थित अध्ययनों में भी अपनी पहचान कायम की है। इसने राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। सन 1981 से शुरू हुए सभी अभियानों में IIG की मौजूदगी बड़ी प्रबल रही है, जहां पर किए गए बड़े प्रयोगों के अलावा इसने सभी भागीदार संस्थानों के प्रयोगों की सफलता में भी कुशल नेतृत्व प्रदान किया है। IIG का एक सदस्य सन 2010 में भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय दल का अभिन्न अंग था। अंटार्कटिका में होने वाले महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक है रियोमीटर, जो आयन मंडल में होने वाले बदलावों पर नजर रखने के जरिए अंतरिक्षी रेडियो रव की तीव्रता मापता है। भारतीय अंटार्कटिक अभियान ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है कि हम सौर पवन ऊर्जा के प्रत्यक्ष निक्षेपण की घटना, भूमंडलीय विद्युत सर्किट, उच्च अक्षांशों पर भूचुंबकीय क्षेत्र में बदलावों, अंतरिक्षी रेडियो रव अवशोषण, हिमनद विपतन एवं ध्रुवीय ज्योति गतिकी का अध्ययन कर सकें। IIG समाज की भलाई के लिए अपनी जानकारी और विशेषज्ञता का उपयोग करके निःशुल्क या सामान्य शुल्क पर परामर्श प्रदान करता है। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना के कंपासों का इसकी अलीबाग वेधशाला में अंशांकन किया जाता है। इसरो जैसे संस्थानों के लिए पेलोड चुंबकत्व मापियों के अंशांकन, तेल कंपनियों के लिए विद्युत चुंबकीय सर्वेक्षण तथा परमाणु प्रतिष्ठानों एवं रक्षा संस्थानों सहित अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सेवा प्रदान की जाती है। भूतापीय ऊर्जा का पता लगाने एवं उसके दोहन में भी सहायता प्रदान की जाती है। IIG भारतीय हवाई अड्डों के रनवे का अभिविन्यास भी कर रहा है। एर्थ्रोमेट्रिक हाइट्स निर्धारित करने, सटीक अक्ष रेखांश स्थान निश्चित करने,
तथा न्यूनतम चुंबकीय प्रवणताओं के स्थलों का पता लगाना कुछ अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और IIG इस तरह की अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है। अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में होने वाली प्रगति की जानकारी के प्रसार हेतु IIG वैज्ञानिकों एवं रिसर्च स्कॉलरों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। IIG का पुस्तकालय एक अनमोल संसाधन है। भूचुंबकत्व एवं इसके संबद्ध क्षेत्रों में बुनियादी सिद्धांतों से लेकर अत्याधुनिक शोध कार्य से संबंधित यहाँ व्यापक साहित्य उपलब्ध है। IIG का यांत्रिकी अनुभाग वैज्ञानिकों को अत्यधिक नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में अग्रणी है ताकि अधिक संवेदनशील एवं उच्च वियोजन वाले यंत्रों से पृथ्वी और अंतरिक्ष का वो अध्ययन कर सके। IIG ने घरेलू रूप से निर्मित उच्च वियोजन वाले चुंबकत्व मापी का पेटेंट करवाया है। IIG ने भूचुंबकीय घटनाओं जैसे जटिल अनुसंधान को आगे बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। ऐसे विशेष ज्ञान का बढ़ता जाल कभी-कभी नीति निर्धारकों और जनसाधारण की समझ से परे होता है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ये संस्थान स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों एवं शिक्षकों के अलावा जन सामान्य तक भी अपनी पहुंच कायम करता है ताकि वो भी इस जटिल अनुसंधान की बारीकियों को समझ सकें। इस अनुसंधान से होने वाले फायदों के बारे में उन्हें तथा साथ ही नीति निर्धारकों को भी बताया जाता है। तो इस तरह से पिछली 2 शताब्दियों में IIG ने एक प्रेक्षणीय संस्था से एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान तक का सफर तय किया, जिसमें उसने विज्ञान के कई उपक्षेत्रों में प्रयुक्त पहलुओं को अपनाते हुए अपना शोध कार्य जारी रखा। IIG के लिए ये रूपांतर सचमुच एक चुनौती साबित हुआ है। सैद्धांतिक एवं शोध आधारित वैज्ञानिक कार्य में उत्कृष्टता हासिल करने में IIG के परिश्रम ने उक्त चुनौती का सामना करने में सहायता की। आने वाले वर्षों में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने अपनी ऊर्जा प्रयुक्त अनुसंधान पर खर्च करेगा और विशेषकर समाज से संबद्ध अनुसंधान पर काम करेगा। प्रकृति हमसे तरंगों की भाषा में बोलती है। IIG के वैज्ञानिकों ने इस भाषा के प्रति हमारी समझ को परिष्कृत किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब हम मानव जीवन के संरक्षण के साथ साथ अंतरिक्ष एवं पृथ्वी से जुड़े प्रौद्योगिक ढांचे को बचाए रखने और इन प्रौद्योगिकियों का भविष्य संवारने की बात करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।